तो अब आगे हैं एनसीईआरटी सार के सेकंड नंबर क्लास लेकर, और इसमें हम लोग बेसिक से बात कर रहे हैं मानव विज्ञान का, और मानव विज्ञान को कनेक्ट कर रहे हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री से। बगैर मानव विज्ञान को समझे हम एंशिएंट हिस्ट्री या इतिहास के किसी भी पहलू को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते, और वैसे शब्दावलियों को भी नहीं समझ सकते जो आमतौर पर इतिहास में यूज किया जाता है। तो वो सारी चीजों को समझने के लिए हमें मानव विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो मानव विज्ञान के आज सेकंड कड़ी में, जहां से हमने पहले क्लास में जो टॉपिक लीव आउट किया था, वहीं से हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते। तो आज हमारा 8वां नंबर टॉपिक है सेगमेंट्स। क्या है ये? तो मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी क्या होता है? तो मानव पारिस्थितिकी मनुष्य, मानव समाज एवं मानव निर्मित पर्यावरण के साथ अनन्यश्राय संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी मानव पारिस्थितिकी में क्या होता है कि हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य की पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस परिस्थिति में रहता है, कहाँ पे वो सरवाइव करता है, और सर्वाइवल्स की जो मतलब उनके सरवाइव करने की जो या अपने लिए उत्तरजीविता जो रहती है, ठीक है ना, उन चीजों का यहाँ पर अध्ययन कर। दूसरा चीज मानव समाज, यानी मनुष्य समाज का निर्माण वो कैसे करता है, किस तरह का वो, यानी किस तरह से चीजों को सोचता है। ठीक है, और मानव पर्यावरण, मानव जो है पर्यावरण को बनाता भी है। कैसे? जैसे मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती करता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधे लगाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की पारिस्थितिकी से जुड़े कार्यों को करता है। इन तमाम चीजों का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? मानव पारिस्थितिकी में। किस में करेंगे? मानव पारिस्थितिकी में। अब ये इसके विकास की बात करें तो विकास 20वीं सदी के आरंभ में ही क्या हो गया था? शुरू हो गया था। इसमें जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, भूगोल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। किसमें? मानव पारिस्थितिकी में। मानव पारिस्थितिकी में हम ये सारी टॉपिक्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं मानव पर्यावरण संबंध, यानी मानव का पर्यावरण के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो पहला है पारिस्थितिकी तंत्र। इन वॉरियर, यानी जितने भी इन्वायरमेंटल जो पारिस्थितिकी होती है, ये होता क्या है इसमें? तो जितने भी समस्त पारिस्थितिकी अथवा बाहरी दशाएं, दशाएं मतलब अवस्थाएं, स्थितियां, ये सारे परिस्थितिकी और बाहरी दशाओं के साथ मनुष्य का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो क्या होता है? कनेक्टेड होता है। क्योंकि हम आए दिन अपने जीवन यापन के लिए हम प्रकृति पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। भले हमने आज आर्टिफिशियल चीजें बना लिया हो, आज हम एयर फ्रेश करने वाले मशीन भी हमने बना लिया है, ठीक है ना, जो एयर को फ्रेश करता है, फिर हम उसको एयर को फिल्टर एयर हम लेते हैं। लेकिन ये मशीनें भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आज बड़े बड़े शहरों में आप जाकर देखिए तो शुद्ध हवा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना, आपको तारे रात के समय नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो धुआं से ढका होता है, इस वजह से आपको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम देखें तो समस्त पारिस्थितिकी और बाहरी दशाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है अनुकूलन। अगला पॉइंट है अनुकूलन।
जीव अपने में परिवर्तन कर लेता है। क्या करता है? जीव अपने में, यानी जैसे समझ लीजिए कि ठंड का मौसम आया, या तो वो अपने में परिवर्तन कर लेगा या पर्यावरण में परिवर्तन कर देगा, दो में से एक काम करेगा। जैसे अगर आप एक बंद कमरे में रह रहे हैं तो उस कमरे को ठंड के अनुरूप, यानी उसके अनुसार बना लें जिस वजह से आपको ठंड ना लगे, या तो अपने ऊपर उस तरह के कपड़े डाल लेते हैं ताकि आपका जो टेम्परेचर है और बाहर के टेम्परेचर दोनों के साथ जो तालमेल आपका बिठा रहे, जिससे आपको तकलीफें ना हो। तो अनुकूल परिस्थिति बना लेते हैं या पर्यावरण को ही क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है पारिस्थितिकी पारस्परिक प्रभाव। पारस्परिक प्रभाव क्या है? तो मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव क्या करता है? प्रभावित करता है पर्यावरण को, एवं पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है। यानी पारस्परिक प्रभाव का मतलब पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है और मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जब अंधाधुंध पेड़ पौधे काटने लगते हैं आप, ठीक है ना, जंगलों का दोहन करने लगते हैं, तो उस केस में आप पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बदले में आपको भी क्या मिलता है? आपको भी उसका परिणाम बदले में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कभी रेन यानी कभी अम्ल मतलब अम्लीय वर्षा देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी तो हमें पारिस्थितिकी मतलब पारस्परिक प्रभाव के कारण हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम जिस प्रकार का एक्शन पर्यावरण के साथ करेंगे उसी प्रकार का एक्शन हमारे साथ भी होगा। दैट्स सिंपल। ठीक है। अब देखो जितने भी टॉपिक्स हैं मैं बहुत डेप्थ में आपको नहीं ले चल रहा हूँ, बस बेसिक सी बातें जो चीजें हैं उसको एलिब्रेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही हो और लग रहा हो कि आपके उपयोग की वीडियो है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काम करेगा, तो आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा जो वीडियो हर बार आपके पास नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे कि हमारी वीडियो कब कब आ रही है। वैसे हम एनसीईआरटी का सारा सीरीज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। अभी हम हिस्ट्री का सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बेसिक से आपको बता रहे हैं मानव विज्ञान के बारे में। ठीक है। तो केवल आप अगर वीडियो आप तक पहुंची है तो केवल आप अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो, वो इसका फायदा उठा सके। ठीक है। तो हम लोग अब टॉपिक के अगली कड़ी में बढ़ते हैं। अगली कड़ी क्या है हमारा? मानव पारिस्थितिकी के मुख्य अध्ययन क्षेत्र। मानव पारिस्थितिकी के जो प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है वो कौन कौन से, हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो पहला है पारिस्थितिकीय अनुकूलन। क्या है? पहला है आपका पारिस्थितिकीय अनुकूलन। इसमें किसका स्टडी करते हैं? तो इसमें हम विभिन्न वातावरणों में मानव के जैविक और सांस्कृतिक अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। यानी अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग पर्यावरण में देखिएगा कि जो लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं उनका पर्व त्योहार, उनका सांस्कृतिक कल्चर, उनका पहनावा ओढ़ावा जो भी होगा वो उसके अनुसार, वहां के अनुसार होगा। ठीक है ना। जो गर्म प्रदेश में रहते हैं वहां के लोगों का रहन सहन अलग होगा। ठीक है ना। जो मॉडरेट वातावरण में रहते हैं वहां के लोगों का अलग होगा। यानी सभी लोगों का वातावरण क्या होगा? अलग अलग होता है, एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो अब दूसरा इसका पॉइंट आता है, इसमें क्या पढ़ते हैं? पारिस्थितिकीय संकट, यानी पर्यावरणीय समस्याएं और मानव पर प्रभाव। अब पर्यावरण में जब समस्याएं उत्पन्न होती है, अगर हम जंगलों को, ढेर सारे जंगलों को काटते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो पर्यावरण की जितनी क्षमता होती है उतना ही ना वो पॉल्यूशन को हटाएगा, रिजॉल्व करेगा। लेकिन बाकी जो रह गया वो हमारे लिए ही क्या करेगा? नुकसान करेगा। यानी
हम अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं तो हम सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि अपना नुकसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। तो पर्यावरण को हमें स्वस्थ रखना है, और इससे जो होने वाले संकट, जैसे देखिए किसान हमेशा बारिश पे डिपेंड रहता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन सब जगहों पे नल की सिंचाई नहीं होती, व्यवस्था नहीं रहती है, नल की सिंचाई की व्यवस्था रहती नहीं है। तो बिहार के ज्यादातर किसान किस पे डिपेंड रहते हैं? तो बारिश पे रहते हैं। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश ठीक ढंग से नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें जो है हर चीज भारे पर लेकर फिर उनको खेती करनी होती है। तो उसका असर खेती पर हमारा दिखता है, हमारे हेल्थ पर उसका असर दिखता है, ठीक है ना। इससे हमारा मानव जो होता है पूरी तरह से क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? तो अगला है अस्थाई विकास। अस्थाई विकास कैसे किया जा सकता है? तो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करके, ठीक है। अगर हम एक पेड़ काट के ला रहे हैं तो उसके जगह पर उसके बदले में 5 पेड़ आप लगा दीजिए। अगर 5 भी नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 लगा दीजिए, ताकि उसकी जो पारिस्थितिकी में जो कमी महसूस होगी पर्यावरण को, वो उसे नहीं महसूस होगी, और फिर हमारा विकास संतुलन स्थिति में रहेगा। तो हमारा विकास क्या होगा? बहुत अच्छे ढंग से होता जाएगा, ठीक है ना। और अगला देखें, संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन जो भी है बहुत निश्चित और बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है। तो उसका उपयोग हमें अपने विवेकपूर्ण ढंग से करना होगा। अगर हम गलत तरीके से उसका करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदेह हो जाएगा। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनियों को ठेका भारत सरकार दे दी है, और वो वहां पर पर्यटन स्थल बनाएंगे, वो वहां पर अपना मॉल लगाएंगे, वो अपना वहां पे बिजनेस डेवलप करेंगे। तो पर्यावरण का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। और पर्यावरण का दोहन होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हम सब पे पड़ेगा। लेकिन ये बात चंद फायदा के लिए जो है सरकार इस बात को समझती नहीं है, और वो क्या कर रही है? इन चीजों का दोहन कर रही है। आप देखोगे तो कई सारे किसान बहुत त्रस्त है, परेशान है। अभी बगल में एक मोतीपुर जगह है, ठीक है ना, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर इथेनॉल फैक्ट्री लगा है, इथेनॉल बनाने का, ठीक है ना। और वहां के आसपास के खेतों के पास आप जाकर देखोगे तो पत्ता जो होता है ना, पत्ता को ऊपर से उठाओगे तो पूरा वो जो पत्ता पे रहता है एकदम केमिकल्स जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। अभी इथेनॉल बनाया जाता है। ये इथेनॉल बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। उसके जगह पर दूसरा वैकल्पिक एनर्जी हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसको यूज ना करके इथेनॉल, आज के टाइम में जो पेट्रोल यूज हो रहा है E20, आपने सुना होगा E20। E20 का मतलब 80% आपका क्या होगा? पेट्रोल होगा, और 20% क्या होगा? इसमें इथेनॉल होगा। मजे की बात है कि आज भी अभी देख लीजिए कि अभी देश में महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। मैं कल एक दुकानदार से बात किया तो आपको बताते हैं, उन्होंने बताया कि चीनी जो है हमें 70 रुपए केजी मिल रहा है। सही बात बोल रहा हूं मैं? चीनी 70 का हो गया है। चीनी जो भी चीजें हैं आसमान छू रही है। और अभी तो ये अगस्त का महीना है, अभी तो ये अगस्त का महीना है। आप अंदाजा लगाइए, सामने रक्षाबंधन है। आप रक्षाबंधन में देखो, रक्षाबंधन में कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा। चीनी महंगा हो गया तो मिठाई भी महंगा हो जाएगा, दूध भी महंगा हो जाएगा, एवरी चीज क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और महंगाई हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव किस पर आएगा?
किस पर आएगा? हम ही लोगों पर, आम लास्ट में आम जनता पर ही आएगा ना। ठीक है, ये महंगाई इतना, और ये चीनी महंगा होने का रीजन क्या है? मैक्सिमम गन्ना जो है, मैक्सिमम गन्ना से चीनी बनता है हमारा, मैक्सिमम गन्ना किस में जा रहा है? E20 बनाने में, इथेनॉल बनाने के लिए यूज हो रहा है मैक्सिमम गन्ना। या लोगों को खाने के लिए नहीं, इनको पेट्रोल बनाना है, इथेनॉल बनाना है। और इथेनॉल बनाकर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी यूज होता है। और ये वो पानी है जो हम लोग पीते हैं, उस पानी का यूज होता है। आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे हैं क्या? नहीं बचा रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका भी लोग राजनीतिकरण कर देते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिकरण। आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, एक बीजेपी का ही नेता था, उसने कह दिया कि अगर देश में शुद्ध पेट्रोल है नहीं है ना, शुद्ध पेट्रोल है नहीं है, तो शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से लाके देगा। तो बनाया इसलिए गया है। इस तरह का लहजा, इस तरह का लैंग्वेज ये यूज कर रहा है। मतलब क्या? तुमको जिता दिया है लोग, तुमको मतलब बना दिया है, तो इसका मतलब क्या समझ लिया कि देश तुम्हारी बाप का है, बपौती हो गया है क्या? यही समझ के तो देश की स्थिति ये कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है ना, कोई व्यवस्था ठीक ढंग से चल नहीं रही है। ऊपर से यूपीआई पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाने, ये तो महंगाई कमर तोड़ ही रही है लोगों की। उसके बाद यूपीआई पर भी लगेगा। जो मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब एमडीआर, एमडीआर नहीं समझते होंगे, जो भी दुकानदार बाहर लगा के रखते हैं ना स्कैनर, आप जाके उस पर आसानी से क्या करते हैं? पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब उस पेमेंट पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? उस पेमेंट पर आपको तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो मर्चेंट होगा उनको देना पड़ेगा 5%। 100 रुपया अगर उसको आप पे कर रहे हैं तो उनको 95 रुपया मिलेगा, 5 रुपया सरकार को जाएगा। समझिए, अब ये 5 रुपया सरकार को जाएगा। सोचो, अब ये दुकानदार क्या करेगा? एक तो बेचारा महंगा सामान खरीद के ला रहा है, ऊपर से ऑनलाइन पेमेंट आया, उस पे भी कम आया, तो तुमको तो हमेशा वो 10 रुपया चढ़ा के बोलेगा, 10 रुपया तुमसे चढ़ा के लेगा। तो अंततः गतवा कौन पेमेंट कर रहा है? ये गूंगी, बहरी और बेहूदी सरकार को कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं आता। एक तो ये प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है? परेशान कर, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। 1 रुपये में जमीन मिल जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, हैं? तो देश का कौन सा विकास हो रहा है? अगर आप इतने दिन से 14 साल से विकास कर रहे होते देश का, तो ये स्थिति नहीं आती। आप इसके लिए भी नेहरू और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि नेहरू जी की वजह से चीनी 70 रुपए केजी हो गया है, पाकिस्तान की वजह से चीनी जो है 70 रुपए केजी हो गया। बाकी चीजों की जो की महंगाई बढ़ रही है, वो ईरान का युद्ध हुआ था उसके वजह से बढ़ रहा है। भाई वो तो बढ़ रहा था, वो भी रीजन है, लेकिन आपने इसको बचाने के लिए किया क्या है? आपने एक ही काम किया, राशन कार्ड से नाम काट दिया। एक ही काम किया है, राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया है ना। तो अच्छी बात है, जो योग्य है उनको दीजिए, और जो योग्य नहीं है, जिनको नहीं चाहिए उनको मत दीजिए, अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आप इसको रोक पाते हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर ये सारी चीज नहीं रोक पाते हैं तो कल के कल आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों देश को बर्बाद कर, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं आप? होर्डिंग्स में मतलब ये सब बनाने में और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए आपको थोड़े बनाया गया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं है। आप सोचिए, 70 रुपये बाबू चीनी है, सोचो मिठाई बनेगी नहीं, लेकिन मिठाई तो मार्केट में आएगा। कौन सा मिठाई आएगा बाबू? तो इसमें 100% मिठाई कौन सा आएगा? सारा का सारा चाइनीज मिठाई आएगा, सारा का सारा चाइनीज मिठाई, जो खाने लायक ही नहीं होगा। जो मिठाई जो है 100 रुपए केजी मिल जाता है मार्केट में आसानी से। अब इस मिठाई को बनाने में 300 रुपया बनेगा, जो ओरिजिनल मिठाई होता है,
तो कस्टमर तो इसको खरीदेगा नहीं, खरीदेगा 100 रुपये वाला को, उसको आराम से 200 रुपये बेच देगा उसको, तो जाके आप ये खरीदिएगा। तो अंततोगत्वा क्या होगा, किसका नुकसान हो रहा है इस महंगाई से? तेल आपके कड़ाही से गायब हो गया, तेल की जितनी किल्लत मतलब महंगाई हो गई, किसी की आमदनी तो बढ़ी नहीं, किसी की आमदनी बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर। अब सोचो, अब इसमें भी लोग जो है इसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे। एक तो प्राकृतिक संसाधन के विषय मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से दोहन हो रहा है, दूसरा चीज अभी जो करंट में चल रहा है उसके साथ मैंने आपको कनेक्ट भी करके बताया कि क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके 9 में और अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अनुप्रयुक्त भौतिकी निर्विज्ञान। मानव विज्ञान को भी क्या कहा जाता है, निर्विज्ञान। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि निर्विज्ञान भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो भौतिकी पहली है इसकी परिभाषा, भौतिकी या जैविक। निर्विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। यानी निर्विज्ञान जो हमारे भौतिक और जैविक जो आवश्यकताएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कहाँ मिलता है हमें, भौतिक निर्विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। कहाँ मिलता है, भौतिक निर्विज्ञान के अंतर्गत। इसमें इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो फॉरेंसिक में कैसे, मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया तो उसमें क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। अज्ञात सब है उसकी पहचान करने के लिए उसका यूज किया जाएगा कि ये आखिर ये व्यक्ति कौन था जो मरा, तो उसकी डीएनए रखा जाएगा, ठीक है ना, उसका डीएनए सैंपल चेक किया जाता है। उसके बाद निर्विज्ञान में और फॉरेंसिक निर्विज्ञान में अब क्या क्या आयु लिंग निर्धारण के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, चिकित्सा निर्विज्ञान। इसमें रोगों का अध्ययन करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं और महामारी विज्ञान का स्टडी करने के लिए, अब कौन सी बीमारी कितना दिन पहले आई थी, उसके वेरिएंट्स कौन कौन से, उसके वायरसेस कौन क्या क्या था, वो सारा चीज जब स्टडी कहाँ करेंगे भाई, कोई अलग तो है नहीं, तो उसको निर्विज्ञान के अंदर रखा जाता है। उसके बाद है औद्योगिक निर्विज्ञान। कार्यस्थल पर मानव शरीर की क्षमताएं और एर्गोनॉमिक्स, इन सब चीजों का स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, निधि मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या नीति, जो सरकार जनसंख्या नीति बनाती है वो भी मानव विज्ञान के अंतर्गत ही रख के बनाती है। यानी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य नीतियां जो भी बनती है वो निर्विज्ञान के अंतर्गत ही रख के बनती है। तो आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कनेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद है पोषण और स्वास्थ्य। तो कुपोषण का अध्ययन, आहार संबंधी जो सिफारिशें होती है, जो व्यवस्थाएं होती है, इन सब चीजों का भी अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, इसी के अंदर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है जनसंख्या, डेमोग्राफी। अगला टॉपिक हमारा जनसंख्या है, डेमोग्राफी। जनसंख्या क्या होता है, तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। यानी जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन। यानी जनसांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं, तो मानव की जनसंख्या की सांख्यिकी का स्टडी करते हैं कि मानव की जनसंख्या किस स्तर पे बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मानव जनसांख्यिकी में पढ़ते हैं। अब इसके बहुत सारे घटक हैं, जिसमें से 3 घटक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है जन्म दर और प्रजनन क्षमता, ठीक है, इससे हम मानव जनसंख्या को माप सकते हैं। मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, इससे माप सकते हैं। और प्रवासन, यानी अप्रवासन और उत्प्रवासन, इसको हम माप सकते हैं। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, इसको डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो हम लोग दूसरे चैप्टर है, दूसरे टॉपिक है, वहां पे इसको कवर करेंगे हम। मैंने सिंपल इसको क्या कर रहे हैं, हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब देखिए जनसंख्या आकार का मतलब क्या होता है, कुल जनसंख्या, और जनसंख्या संरचना का मतलब आयु, लिंग, जाति, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर कौन सी जनसंख्या है जो एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है, किसमें लिंग भेद है, स्त्री पुरुष कितना है, कौन सी जाति है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कितना उच्च लेवल की शिक्षा व्यवस्था है। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं,
जनसांख्यिकी के अंदर। और ये जनसांख्यिकी भी कहाँ आता है आपका? मानव विज्ञान के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जनसंख्या का वितरण, तो भौगोलिक वितरण और घनत्व इसी के अंदर पढ़ते हैं भाई। जनसंख्या गतिशीलता, समय के साथ साथ जनसंख्या में क्या होता है, हमें आमतौर पे परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद है जनसंख्या आनुवंशिकी, तो जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। यानी ये हमने बताया था पिछले क्लास में आपको कि प्रकृति क्या करता है, चयन करता है, यानी प्रकृति चयन का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि प्रकृति ने चाहा कि यही रहेगा। देखो एक भी ध्यान रखना, कोई भी पृथ्वी पर वही रह सकता है, इस प्रकृति में वही रह सकता है जिसे प्रकृति चाहे कि हाँ इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अप्राकृतिक हो जाएगा वो इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। देखे होगे जो अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है, बहुत अपराध किया, देखना उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती। जिस दिन से उसने अपराध किया है, ठीक है, उस दिन से आप काउंट कर लीजिए, वो कुत्ते के लाइफ जिएगा वो। मतलब कुत्ता का जो जिंदगी होता है ना, जितना टाइम पीरियड होता है वो उतना ही जिएगा, या हो सकता है उसका अपराध ज्यादा बढ़ेगा तो उसे पहले ही मर जाएगा। तो एक मैंने इसको कनेक्ट करके समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करें, आनुवंशिकी विचलन भी यहाँ पर देखने को, जीन प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। अब भारत के संदर्भ में देखें, भारत की जनसांख्यिकी, तो भारत की जनसांख्यिकी का अगर लाभांश मूल्यवान आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं, और भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश में से एक है। भारत किस प्रकार का देश है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा यंग लोग हैं। लेकिन यंग लोग होने का क्या फायदा जब इनके ताकतों का यूज नहीं किया जा रहा है, इनके नॉलेज का यूज नहीं किया जा रहा है, इनकी जो एनर्जी है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारी आधी से अधिक युवा तो कहाँ रहते हैं, इंटरनेट पर व्यस्त रहते हैं, ठीक है ना। सही तरीके से उनका मतलब सही गाइडेंस नहीं होता है, ठीक है। गाइडेंस प्रॉपर ढंग से होगा तो वो सही तरीके से वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके बाद आ जाते हैं पुरातत्व नृविज्ञान, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। पुरातत्व नृविज्ञान क्या है ये, तो पुरातात्विक नृविज्ञान मानव संस्कृति और अतीत के भौतिक अवशेषों, कलाकृति या संरचनाएं, जैविक अवशेष का क्या कराता है, अध्ययन, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। और इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे पहला क्षेत्र हो गया सतही सर्वेक्षण, यानी क्षेत्र में घूम घूम कर सतह पर बिखरे अवशेषों को इकट्ठा करना, जमा करना, एक ये हो गया। दूसरा हो गया इसका भूभौतिकीय सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है कि जीपीआर चुंबकीय सर्वेक्षण, जीपीआर सर्वेक्षण, चुंबकीय सर्वेक्षण, भूमिगत खुदाई और संरचनाओं का पता लगाना, यानी पता चला कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं तो उसको खोद कर उसको निकाला जाता है और फिर उसको संग्रहालय में इकट्ठा किया रखा जाता है और फिर उस पर स्टडी होती है, ठीक है ना। उसके बाद हवाई संरक्षण भी होता है, ड्रोन से, विमान से, उपग्रह चित्रों द्वारा बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण इसमें किया जाता है। इसके बाद है उत्खनन। उत्खनन के क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो एक हो गया स्तरीकरण, यानी पृथ्वी की परतों का अध्ययन, गहरी परत, पुरानी परत, नई परत, जो भी परतें होती है उन चीजों का अध्ययन हम यहाँ पर उत्खनन के अंदर करते हैं। व्हीलर विधि, ग्रिड प्रणाली, स्थल को वर्गाकार खंडों में विभाजित कर खुदाई की जाती है। क्षैतिज उत्खनन, बड़े क्षेत्र को एक ही परत में खोदना, बस्तियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर, जैसे अभी राखीगढ़ी का किला आपने देखा होगा, राखीगढ़ी अभी जस्ट रिसेंटली क्या हुआ है, उसकी खुदाई हुई। पिछले 5-6 वर्षों से राखीगढ़ी की खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पर राखीगढ़ी में बहुत सारी चीजें मिली, तो वो एक टीला था, उसको खोदा गया और वहाँ पे बस्तियां प्राप्त हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता का प्रमाण देता है, ठीक है, तो राखीगढ़ी। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर उत्खनन, गहरी खुदाई, कालानुक्रमिक अध्ययन का यहाँ पर ऊर्ध्वाधर उत्खनन इसकी जानकारी देता है। उसके बाद अभिलेख लेखन और पत्र लेखन। पहले क्या होता था, अब देखिए फोटोग्राफी भी किया जाता है। जब खुदाई होती है ना तो फोटोग्राफी होती है, एक एक चीज का जो है फोटो लिया जाता है, पिक्चर्स लिए जाते हैं, ठीक है।
प्रत्येक खुदाई के प्रत्येक चरण की क्या होती है, पिक्चर्स ली जाती है। बाद में उसका उपयोग होता है कि कहाँ से क्या क्या, फिर उसको कनेक्ट करके लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। उसके बाद रेखा चित्र, यानी स्थल और वस्तुओं का स्केच बनता है कि कहाँ की वस्तुएं थी और क्या था, उसकी स्केच बनती है। उसके बाद मानचित्रण, यानी माने स्थल जो होता है उसका सटीक मानचित्र बनाने का प्रयास किया जाता है और मानचित्र बनाया जाता है। और फील्ड नोट्स, यानी प्रत्येक टीम सदस्य के अवलोकन का जो है, अब वहां पे बहुत सारे, जब खुदाई होती है किसी जगह की तो उसके साथ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, नोट करते रहते हैं कि यहाँ पर ये मिला है तो इसका क्या क्या था, वो तो अपने हिसाब से, तो उन सब की रिपोर्ट्स क्या की जाती है, एंड ऑफ टाइम में जब खुदाई कंप्लीट हो जाता है तो एंड ऑफ टाइम में उसकी स्टडी की जाती है कि क्या क्या हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलने के बाद हम हिस्ट्री के एक मतलब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसलिए इतिहास में कुछ भी लिखा गया हो वो सभी के सभी प्रामाणिकता के बेस पे लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कलाकृतियों का वर्गीकरण और विश्लेषण। तो कलाकृतियों का वर्गीकरण विश्लेषण, यानी उनका एज का पता करना, किस तरह का था, कब का था, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आता है इसमें दो विधि है, एक प्रायोगिक विधि, दूसरा है डेटिंग विधि। तो पहले हम लोग काल निर्धारण विधि में जो होता है डेटिंग मेथड का यूज होता है। तो स्तरीकरण ये सापेक्ष होता है और परतों की गहराई के आधार पर इसकी माप करी जाती है। अगला है टाइपोलॉजी, यह सापेक्ष होता है, ये कलाकृतियों के प्रकार और शैली में परिवर्तन के आधार पर इसकी स्टडी करी जाती है। उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग, यह निरपेक्ष होता है, यह कार्बनिक पदार्थों की आयु 50,000 वर्षों तक को क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट करता है। ठीक है ना, यानी यहां से शुरू करता है। ये पोटेशियम आर्गम, ये भी निरपेक्ष होता है, ये आग्नेय चट्टानों की डेटिंग करता है, लाखों वर्ष पुराने जीवाश्मों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है थर्मोल्यूमिनेंस, ये निरपेक्ष मिट्टी के बर्तनों की डेटिंग करता है। मिट्टी का जो बर्तन बने होते हैं ना, वो कितना साल पहले बना होगा उसकी डेटिंग करने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस यूज किया जाता है। और चट्टानों को, आग्नेय चट्टानों को स्टडी करने के लिए पोटेशियम, और कार्बनिक जो पदार्थ है उसकी स्टडी करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। और डेंड्राक्रोनोलॉजी, ये वृक्षों के वलयों के आधार पर इसकी मतलब वृक्ष कितना टेढ़ा था, कितना मोटा था, कितना लंबा था, ये किसके जरिए पता चलता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से यहाँ पर जानकारी इसकी लग जाती है। इसके बाद आ जाते हैं आधुनिक तकनीक GIS, आधुनिक तकनीक GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग अब क्या हो गया, ज्यादातर बढ़ गया है। ज्यादातर शोधकर्ता क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये कुशलता पूर्वक जो है पता लगा लेता है, तुरंत फास्ट में पता लगा लेता है कि यहाँ पर कुछ पुराना अवशेष है या नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत, जैसे देखो मशीन देखोगे लगा के यहाँ पर चेक कर लिया कि हाँ यहाँ है कुछ या नहीं है, नहीं है तो हो गया, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद यहां से अगला जो टॉपिक शुरू होता है जीवाश्म विज्ञान का शुरू होता है। क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी बोलते हैं। तो जीवाश्मिक या जीवाश्म विज्ञान, प्लेंटोलॉजी, यानी भूविज्ञान की वह शाखा जिसके संबंध भूवैज्ञानिक युगों एवं उन प्राणियों और पादपों के अवशेषों से होता है और अब भूपर्पटी के शैल में ही पाए जाते हैं। ये सारे चीज जो जीव मतलब चट्टान के नीचे रह गए, बर्फ के चट्टान के नीचे रह गए, या कहीं पे टीलानुमा जगह पे गर के रह गए, ठीक है ना, किसी कारणवश वहां से नहीं भाग सके, तो उन जीवाश्मों का अध्ययन हम जहां करते हैं वो हमारा क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाश्म कहते किसको है, तो जीवाश्म किसको कहते हैं, तो जीवाश्म यानी पृथ्वी की सतह में दबे हुए प्राचीन जीवों के अवशेष, कोई क्या कहते हैं जीवाश्म, चाहे वो पृथ्वी के अंदर दबा हो, चाहे वो बर्फ के चट्टान के अंदर दबा हो, ठीक है ना, कहीं भी, ठीक है। और ये कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि कैसे कैसे जीव जो है इस पृथ्वी पर डेवलप हुए, कैसे कैसे आए हैं। इसका प्रमाण कौन देता है, जीवाश्म ही देता है। उसकी डेटिंग करी जाती है, उसकी जानकारी प्राप्त करी जाती है, तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत यहां तक, बड़े समझ में आया, गुड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया।
यानी फॉसिलाइजेशन। देखिए मृत्यु, मृत्यु क्या चीज को बताता है? तो जीव की मृत्यु के चरणों को बताता है कि मैंने इसके विवरण को बताता है कि मृत्यु कैसे हुआ। दूसरा है दफन, यानी जीव के अवशेष तलछट यानी सेडिमेंट में दब जाते हैं, ठीक है, नहीं वो दफन हो जाते हैं यानी दब जाते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, वहां पे वो गया होगा और उसके नीचे रह गया होगा। अभी मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और अचानक दब जाए छत, तो इसी के अंदर हम लोग रह जाएंगे, क्या हो जाएगा? बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, यहीं पर दब जाएंगे। फिर हजारों वर्ष बाद फिर खुदाई होगी, फिर वो लोग पता करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये सारा चीज से वो अनुमान लगाएगा, है ना। इधर उसको कंप्यूटर मिलेगा, यंत्र मिलेगा, वो लोग बोलेगा बहुत, उस समय के लोग बहुत आगे थे, ये मशीनें बना के रखे थे, ये चीजें थे, और वो अपना अपना अनुमान लगाएगा। विज्ञान में ऐसा ही होता है, बस सॉरी ये इतिहास में ऐसे ही खोज किया जाता है, फिर वो अनुमान लगाते हैं और अनुमान के हिसाब से वो रिजल्ट तक पहुंचता है। फिर एग्जैक्ट अनुमान डेट के साथ किस तरह से, तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को अगर अनुमान नहीं लगाएंगे, मैच नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे। तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ, अगर उस समय उसको ये मिलेगा तो क्या बोलेगा? ये कुछ तो था, ये इसका यूज जो है किसी चीज के लिए तो किया जाता रहा होगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा ऐसा ऐसा, अच्छा ये कलम के लिए यूज होता है। तो ऐसे ही पता चलता था कि पहले लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना। एक बार 4-5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, तो इसका मतलब एक वो या तो सोचेगा वो सभा चल रही थी या कोई पढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था, ये चीजें होगी। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में ऐसे ही चीजों का जिक्र करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने बाबू? नहीं ना। उसके बाद है खनिजीकरण, यानी कार्बनिक पदार्थों का खनिजों द्वारा प्रतिस्थापना, ये हम लोग खनिजीकरण। और संरक्षण, लाखों वर्ष तक सेल में जो, यानी सेल मतलब यानी नीचे जमे रहते, चट्टान के नीचे जमे रहते हैं, उनका संरक्षण भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। यानी मानव विकास में जीवाश्म का एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। अब यहाँ पर इसका हम क्या समझेंगे? महत्व को समझेंगे कि जीवाश्म क्या क्या हमें मतलब क्या क्या चीजें हम लोगों को बताता है। तो सबसे पहली बात, पहला ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का हमें अवशेष मिला था, तो ये द्विपादवाद यानी बाइपेडलिज्म के विकास को समझाने में सहायक हुआ। यानी 2 पांव वाले जीवों को समझाने के लिए क्या हुआ? ये सहायक हुआ। दूसरा होमो हैबिलिस, यह सबसे पुराना होमो प्रजाति था जो औजार बनाने का काम करता था, यानी औजार बनाने का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद होमो इरेक्टस, ये अफ्रीका से बाहर पहली बार अपने प्रवास के लिए गए थे, यानी रहने के लिए वहां से अलग अलग जगहों पर बटे थे। उसके बाद होमो सेपियंस, ये आधुनिक मानव का उद्भव दिखाता है, यानी होमो सेपियंस हमें पता चलता है कि आधुनिक मानव का डेवलपमेंट कब हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं जीवाश्म विज्ञान के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। जीवाश्म विज्ञान के कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं? तो जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का अगर क्लासिफिकेशन करें तो उसमें पहला आता है जीवाश्मों की आयु निर्धारण। तो सापेक्ष और निरपेक्ष डेटिंग विधि द्वारा प्राचीन वातावरण का पुनर्स्थापन, पहला है जीवाश्मों की आयु निर्धारण, यानी सापेक्ष और निरपेक्ष डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु को क्या किया जाता है? पता किया जाता है। दूसरा हमारा है प्राचीन वातावरण का पुनर्निर्माण, जो पहले जो प्राचीन वातावरण था उसका पुनर्निर्माण। और तीसरा है विकासवादी संबंधों का अध्ययन, यानी हम इसके अंदर मानव विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारी चीजों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसका फॉरेंसिक नृविज्ञान। जो जो टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट वे में पढ़ा था उसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिटेल्स में पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है ना, एक एक चीज को। तो पहला है हमारा क्या है? फॉरेंसिक नृविज्ञान। तो इसमें मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नृविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। अज्ञात तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को, डीएनए विश्लेषण वगैरह। एक ही चीज को हम लोग बार बार, प्राइमेटोलॉजी भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। हाँ सॉरी, यहां से प्राइमेटोलॉजी को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमेटोलॉजी में एक बार और फिर से देखते हैं। प्राइमेटोलॉजी में हमने देखा था कि यहां पर बंदर, मानव, बानर,
इन सब का अध्ययन करते हैं प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे हम लोग तो हमें पता चलता है कि मानव विकास में मानव का जो सबसे निकटतम रिश्ता, मानव का जो सबसे निकट या बानर बंदर का जो सबसे निकटतम रिश्तेदार है वो कौन है, यानी मनुष्य का सबसे निकटतम रिश्तेदार कौन है, बानर कह लीजिए, बंदर कह लीजिए, वो उसी का क्या है, रिश्तेदार लगता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो प्राइमेट्स वर्गीकरण हुआ था, पहला क्या है, प्रोसिमियन। प्रोसिमियन यानी इसमें क्या हुआ कि ये आदिम प्राइमेट्स थे, यानी सबसे पुराने प्राइमेट्स थे, और ये लीमर, लोरिस और टर्सियर कहलाते थे, मतलब ये जीव थे, लीमर थे, लोरिस थे और टर्सियर इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एंथ्रोपाइड, ये उच्च प्राइमेट से, इसके उदाहरण है बंदर, बानर और मानव, किसके, एंथ्रोपाइड्स के, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है प्राइमेट्स की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता थी, तो ये द्विगुणित दृष्टि, यानी आंखें इनके जो थे सामने और गहराई का अनुमान लगा लेते थे। इनकी आंखें क्या होती थी, सामने, जैसे हम लोगों की आंखें क्या होती है, सामने होती है। अंगूठा विरोधी, यानी वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता थी, यानी ये वस्तुओं को क्या करते थे, पकड़ सकते थे। इन बड़ा मस्तिष्क, यानी शरीर के अनुपात में इनका शरीर मस्तिष्क क्या होता था, बड़ा होता था, ठीक है ना। सामाजिक व्यवहार, यानी इनका था कि ये समूहों में रहते थे, जटिल सामाजिक संरचनाएं इनकी क्या थी, बनी हुई थी, यानी ये अकेले नहीं रहते थे, ये समूह में रहते थे, क्या क्या रहते थे, समूह में रहते थे। और उसके बाद दीर्घ गर्भावस्था, यानी इनकी लंबी गर्भावस्था होती थी और ये शिशु का देखभाल करते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्राइमेटोलॉजी की नृविज्ञान में भूमिका। तो पहला है इसका मानव विकास, यानी प्राइमेट जीवाश्म का अध्ययन ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के द्विपादवाद को समझाने में मदद किया। दूसरा है आनुवंशिकी, प्राइमेट जीनोम का विश्लेषण किया गया, चिंपैंजी जीनोम 98.7% मानव जीनोम से मिलता है, यानी चिंपैंजी का जीनोम जो है वो कितना परसेंट जीनोम किससे मिलता है, मानव से 98.7%, यानी वो मानव जैसा दिखता है, उसके अंदर जो इमोशंस वगैरह है वो उसके जैसा ही दिखता है। इसके बाद है शारीरिक विशेषताएं, तो मस्तिष्क का आकार, दांतों की संरचना, हाथ पैर का अध्ययन भी हम लोग प्राइमेटोलॉजी के अंदर ही करते हैं। व्यवहार, सामाजिक संगठन, संचार, औजार निर्माण, संतान पालन, ये सारी चीजें प्राइमेटोलॉजी के अंदर ही स्टडी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्षेत्र, आगे क्षेत्र देखें तो पारिस्थितिकी में, तो प्राइमेट्स का पर्यावरणीकरण, पर्यावरणीय अनुकूलन, ये प्राइमेट जो थे प्रकृति में क्या करते थे, अपने अनुसार, यानी अपने क्या कहते हैं, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार वो प्रकृति के साथ मेल मिलाप कर लेते थे, यानी प्राकृतिक रूप से वो अपने आप को क्या कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। दूसरा है प्रमुख प्राइमेटोलॉजिस्ट, यानी दुनिया में जो बड़े बड़े प्राइमेटोलॉजिस्ट जिन्होंने जीवों का अध्ययन किया, उनके कुछ नाम जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जेन गुडाल, ठीक है ना, इन्होंने चिंपैंजी व्यवहार और चिंपैंजी के व्यवहार का दीर्घकालिक अध्ययन किया। तो चिंपैंजी के व्यवहार का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है, जेन गुडाल। गोरिल्ला का संरक्षण और व्यवहार का स्टडी किसने किया, डायने फॉसी ने। किसने किया, डायने फॉसी। आपसे पूछा जा सकता है डायने फॉसी कौन था। उसके बाद बिरूट गाल्डिकास, इन्होंने क्या किया था, ओरंगुटान का अध्ययन किया था। किसका किया था, ओरंगुटान का अध्ययन किया था। अब आ जाते हैं भारत, ये था वर्ल्ड। अब आ जाते हैं भारतीय नृविज्ञान का विकास, और विकास के प्रमुख चरणों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, पहला है इसका प्रारंभिक और औपनिवेशिक चरण। तो 19वीं सदी के अंत तक औपनिवेशिक परियोजनाओं से जुड़ा यूरोपीय विद्वान द्वारा संस्कृतियों का वर्गीकरण किया जाता रहा, ठीक है ना। यानी पहली बार हम लोगों को तब पता चला था जब अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, यानी उसका गठन हुआ। उसके बाद जब रेल लाइन बिछ रहा था ना, तो उसी दौरान जो है खुदाई हुई, खुदाई से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली, और हम लोगों को पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे
पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो ये वो 19वीं सदी का अंत ही था, उसी में हमें ये सारी चीज की जानकारी मिली थी। उसके बाद है रचनात्मक चरण, 1912 से लेकर 1937 तक। विश्वविद्यालय में नृविज्ञान की स्थापना और कोलकाता विश्वविद्यालय 1921 में पहली बार यानी प्रथम विभाग बना था। पहली बार जो नृविज्ञान का विभाग बना था वो कब बना था? 1921 में। और कहाँ बना था? कोलकाता विश्वविद्यालय बना था। इसके बाद आते हैं विश्लेषणात्मक चरण। तो 1950 से 1990 तक यानी स्वतंत्रता के बाद नए दृष्टिकोण, आत्मनिरीक्षण एवं स्वदेशी दृष्टिकोण पर क्या किया गया? बल दिया गया, ताकि मानव विज्ञान को और समझा जा सके, ठीक है। ये इसके विकास के चरण है। इसके बाद है महत्वपूर्ण संस्थान एवं इसकी पत्रिकाएं, जैसे मैन इन इंडिया पत्रिका, ये कब? 1921 में। और इसके एससी रॉय, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मानव विज्ञान से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसके बाद भारतीय नृविज्ञान संस्थान 1936 में, ये जे.एच. हटन ने लिखा था। इसके बाद भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण, ये 1945 में। इनका जो है नाम अभी जानकारी मैंने इस पे थोड़ा जानकारी नहीं है, इसको हम बाद में बता देंगे आपको। इसके बाद है भारतीय संस्कृति का विकास, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण युग को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। यानी भारतीय संस्कृति का विकास जो है कब हुआ है, इसको हम लोग आगे कवर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। यानी यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? देख लिया है भारतीय संस्कृति का विकास। अब इसी के आगे को हम लोग कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? यानी पूरा पाषाण काल। यहाँ से जो है सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से एग्जाम में आते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड देखे, कब से कब तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है? तो आज से लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल, यानी पत्थरों का युग। क्या था? पत्थरों का युग था, ठीक है ना। और इससे पहले वाले को क्या कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल से पहले का युग। उत्तर पाषाण काल उसके बाद का युग। इसके बाद है, इसमें क्या था? फल्क संस्कृति, खाना बदोश जिंदगी और शिकार संग्रह जीवन, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। खाना बदोश का मतलब हो गया वो खाने के लिए जिंदा रहते थे, मतलब घुमंतु भोटिया की तरह घूमते रहते थे, और वो शिकार करते थे, आखेट करते थे और अपना भक्षण करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड आता है वो 40,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है ना। और ये लगभग 5,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल। तो इसमें खाना बदोश जिंदगी इनकी जारी रहती है, लेकिन ये यहाँ पर छोटे छोटे क्या करते? पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर देते। छोटे छोटे पत्थरों का औजार ये जो है बनाने लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नव पाषाण काल, इसका डिटेल में हम लोग आगे कवर भी करेंगे। नव पाषाण काल, तो ये लगभग 5,000 ईसा पूर्व से यहाँ पर क्या होने लगा था कि ये अब ये अस्थायी बस्तियां करने लगे, और ये यहाँ इन्होंने क्या कर दिया था? नव पाषाण में यानी नव पाषाण काल से ही क्या कर दिया था? कृषि करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल, ठीक है ना। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। समय काल अगर देखें तो कितना वर्ष? 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का समय काल इसको देखा जाता है। इसका प्रारंभिक काल 7500 से 3300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। स्थान कौन सा हो गया? सिंधु का घग्गर और हकरा नदी के किनारे। अभी इसका उत्कर्ष 3500 से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ के नगर क्या थे? उन्नत थे, नियोजित थे। यहाँ पर मुहर जो था लेखन और व्यापार के लिए जो था, मतलब लिखा हुआ रहता था, ठीक है। शिल्प विशेषज्ञता यहाँ पर थी, मतलब पत्थरों पे लिखना, पत्थरों पे कुरेदना। और व्यापार और वाणिज्य जो था मेसोपोटामिया से ये करते थे। कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से इनका व्यवसाय होता था, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जाति और
सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था की परिभाषा हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है। तो जाति व्यवस्था एक जटिल और समप्रभावी सामाजिक संरचना है जो व्यक्तियों को जन्म के आधार पर वर्गीकृत करती है। इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली, यानी जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था पहले कैसे तय हुआ था, तो तय हुआ था उनके कार्य के अनुसार और उनके पेशा के अनुसार, जो काम करते थे वो उनके हिसाब से उनको ये दिया जाता था जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो ये जन्म आधारित व्यवस्था होती थी। क्या होती थी, जन्म आधारित व्यवस्था होती थी, यानी व्यक्ति को जन्म से ही एक विशेष जाति में वो आने लगता था। दूसरा है वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें क्या होती थी, चलती रहती थी। व्यवसायिक संबंध, तो जाति के अनुसार व्यवसायिक संबंध जो होता था निर्धारित होता था, और अंतर विवाह, अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना होता था, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सामाजिक पदानुक्रम। तो ऊंच नीच और अस्पृश्यता का यहीं से यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर है। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांटा गया। वहीं जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर सैकड़ों जातियां बनाई गई। ठीक है ना, और जाति और सामाजिक प्रभाव, तो सामाजिक संरचनाओं का निर्धारण किया गया जाति व्यवस्था के आधार पर। सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवहारिक स्थान प्रदान की व्यवस्था प्रदान की गई। आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों का निर्धारण किया गया, और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है कौन, जाति का सामाजिक बने, जात का समाज पर प्रभाव होता है। ठीक है ना, एक जात वाला अपने आप को एक विशेष जात का मानता है, दूसरे जात वाला वो अपने आप को विशेष जात का मानता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भारतीय ग्राम अध्ययन, यानी ग्रामीण समाज की विशेषता। तो इस आधार पर अगर देखें तो जातिगत व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था संबंध जो होता है गांव में देखेंगे तो वहां पर जो भी चीजें क्या होती है, जातिगत व्यवस्था, भोज भात जो होता है ना वो जाति व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है ना, पहले क्या होता था, मतलब एक जात में मानजन होता था। मानजन समझते हैं, मानजन, जिसको जात का एक सारे जात माने जात के लोग उसको चुनते थे। ठीक है ना, और वो जात का समझ लीजिए कि मुखिया हो गया, जात का नेतृत्व करता, कुछ भी होगा तो उसको बुलाएंगे लोग। ठीक है, ये व्यवस्थाएं क्या थी, चला करती थी। इसके बाद आ जाते हैं अर्थव्यवस्था। तो कृषि प्रधान और पारंपरिक व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। ग्राम में क्या होता है, या तो खेती कर लेते हैं, या जो उनका पारंपरिक व्यवस्था ट्रेडिशनल व्यवस्था है यानी कार्य है वो करते हैं, जिनका जो जिस तरह का कार्य है। ग्वाला है तो दूध वगैरह बेचने का काम कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद सामाजिक पदानुक्रम। तो जाति एवं वर्गों के आधार पर इसका क्या होने लगा, यानी स्टेज बाय स्टेप पद बनना शुरू हो गया। उसके बाद सांस्कृतिक जीवन, तो रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, प्रमाण। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, पंचायत, सामुदायिक दबाव समूह, ये सारे कुछ क्या होने लगे, सामाजिक नियंत्रण में काम करते थे। ठीक है ना, इसके यानी सामाजिक नियंत्रण के रूप में काम करता था। अब यहाँ पर देखेंगे तो एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर में रामपुर गांव का क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है ना, और 1950 के आसपास ग्राम अध्ययन का स्वर्णिम युग कहा जाता था। 1950 के समय इनको ग्राम अध्ययन का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। और अगर देखें वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव यहाँ पर, तो आर्थिक, कृषि में व्यवसायीकरण और नई आजीविका का व्यवस्था जो है हम लोगों के सामने आई। उसके बाद सामाजिक, पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन, सांस्कृतिक, नए मूल्यों और आकांक्षाओं का उदय हुआ, और जनसांख्यिकी यानी ग्रामीण शहरी प्रवासनों में वृद्धि हुई, यानी गांव से लोग जो है शहर की ओर क्या बसने के लिए क्या होने लगे, बढ़ने लगे। आज भी क्या हो रहा है, गांव से लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जनजातीय भारत का वर्गीकरण, भारत में बहुत सारे की जनजातियां थी। ठीक है ना, तो अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा गया, विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति था उसको पीवीटीजी कहा गया, और विघटित खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियां जो थी उसको डीएनटीएस कहा गया। ये सारी इसकी प्रमुख जातियां थी। तो इनको संवैधानिक सूची में शामिल किया गया, किसको, एसटी को। ये सबसे कमजोर है ये जनजातीय समूह, और ये विशेष चुनौती वाले समूह होते हैं। आज भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है।
नेक्स्ट अगर देखें जनजातीय, तो पहला है गोंड। ये कहाँ मिलते हैं? ये आमतौर पर आपको गोंड जनजाति के लोग कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। भील ये कहाँ मिलेंगे? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलेंगे। संथाल ये कहाँ मिलेंगे? झारखंड, पश्चिम बंगाल में। मुंडा कहाँ मिलेंगे? झारखंड, बिरसा मुंडा इसी से आते हैं। खासी कहाँ मिलेंगे? मेघालय में। ये सब क्या है? खासी जो लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं। गारो कहाँ मिलेंगे? मेघालय में। अंगामी कहाँ मिलेंगे? नागालैंड में। जनजातियों की समस्याएं क्या है? इनकी क्या क्या समस्याएं रही? तो ये है गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, ये हमेशा इनके साथ चलता रहा। भूमि हस्तांतरण, पारंपरिक भूमि का अधिग्रहण ये लोग अपने जीवन यापन के लिए किया करते थे। इनकी साक्षरता दर बहुत कम थी और शिक्षा इनके पहुंच तक ही सीमित थी, यानी इनके पास तक नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का इन लोगों को हमेशा अभाव रहा। ये कुपोषण के शिकार है। विस्थापन, विकास परियोजना से ये क्या थे? विस्थापित। जो सरकार की जो विकास परियोजनाएं चली इससे ये बिल्कुल बचे हुए थे, इनको मिला ही नहीं। ठीक है, इसके बाद सरकारी कल्याण कार्यक्रम देखे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास का मतलब अगले टॉपिक वाला में इसको कवर करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गई? यानी ये सरकारी कल्याण कार्यक्रम है, नहीं होता देख ले क्या इसको? हाँ देख ही लेते, खत्म करते इसको। चलो ठीक है। तो अब है सरकारी कल्याण कार्यक्रम। जनजातीय उप योजना TSP 1974 से 75 तक चला। PVTG विकास कार्यक्रम सबसे कमजोर समूहों के लिए चलाया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में इसको क्या किया गया था? लाया गया था। इसको SC/ST एक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद कई सारे विद्वानों का योगदान रहा इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग आगे चूंकि इसको डिटेल में हम और अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन, ये सारे टॉपिक्स जो है मुझे आमतौर पे बताना था आपको मानव विज्ञान के सिद्धांत को। ठीक है, तो यहां तक चीजें हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं, सामाजिक मुद्दे जो है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, यहां से चीजें आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे की बात करेंगे।